जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शरणम आईसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। आज का आपका लेक्चर नंबर 5 है और मध्य प्रदेश का जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंशों के ऊपर। राधे राधे लालजी साहिल, राधे राधे। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं आप एप्लीकेशन पे जितने भी लोग आ चुके हैं कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं, कोई इशू तो नहीं आ रहा ऑडियो और वीडियो में। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के ऊपर। जैसा कि आप टॉपिक की हेडिंग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, महाजनपद काल की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो नॉर्मली ये टॉपिक यदि आप इसके पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक जितने भी पीवाईक्यू निकाले हैं उसमें से 2014 से लेकर के, है ना, और 2025 तक केवल एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा है। और वो प्रश्न भी क्या पूछा हुआ है वो अभी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, वो भी अवंती महाजनपद से एक प्रश्न पूछा गया है पिछले 10 से 12 वर्षों में। जय जिनेन्द्र रत्नेश जी, जय जिनेन्द्र, है ना। तो पिछले 10 से 12 वर्षों में केवल एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की संभावना जो है वो नहीं होगी आगे। इसीलिए ये टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो थोड़ा बहुत इसको देखेंगे, इस टॉपिक को आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। महाजनपद काल में दो ही महाजनपद जो है वो मध्य प्रदेश में आते थे, एक अवंती महाजनपद और दूसरा चेदी महाजनपद। तो हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा और आज का जो सेशन रहेगा, क्लास रहेगी, वो इन्हीं दो महाजनपद के ऊपर रहने वाली है। प्रिया जी, एफएसओ का कैलेंडर, अभी जो कैलेंडर आया है आयोग का, उस कैलेंडर में तो एफएसओ के बारे में चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन चूंकि वैकेंसीज जो है वो पेंडिंग है एफएसओ की, पहले 120 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आया था, बाद में वैकेंसीज कट कर दी गई थी और बाद में 67 रह गई थी आपकी। तो अभी 53 वैकेंसी, 53 वैकेंसीज अभी भी बची हुई हैं। तो वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन कब आएंगी अब ये आयोग के पाले में है गेंद, ठीक है, कि आयोग कब उसको कैलेंडर में अपडेट करता है। ठीक, चलिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की, जो कि विश्वास नाम से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी 9 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो 20 अप्रैल 2026 तक रहेगी। 999 रुपये आपका प्राइस रहेगा इस टेस्ट सीरीज का। 10 टेस्ट आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, 5 टेस्ट जो 2 यूनिट को मर्ज करके बनाए जाएंगे, और 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, एफएलटी जिसे आप कहते हो, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज की विशेषता ये है कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो, इसे एज ए टेस्ट सीरीज ना लें, ये टेस्ट सीरीज एक्चुअल में पीवाईक्यू का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर है। मतलब एक प्रकार से आप इस टेस्ट सीरीज ना कहते हुए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज कह सकते हो, जिसमें आपको लगभग 2500 प्रश्न और उन 2500 प्रश्नों के डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ फैक्ट और मिल जाएंगे, जहां से आपका जो कट ऑफ है इस नेगेटिव मार्किंग वाले दौर में, जहां मध्य प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाओं में नकारात्मक जो ऋणात्मक जो मूल्यांकन है वो लागू हो गया है, तो उस परिस्थिति में सटीकता, एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत फायदेमंद रहने वाली है। दूसरी चीज, जो फैकल्टीज है शरणम आईसीएस की, सभी फैकल्टीज बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टीचिंग तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो ही जाता है टीचर को, लेकिन जो एग्जाम एक्सपीरियंस है, मतलब एग्जाम में बैठने का, एग्जाम देने का, एग्जाम की तैयारी करने का और उस एग्जाम को बार बार क्लियर करने का। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एक बार नहीं बल्टीपल टाइम्स शरणम आईसीएस की फैकल्टीज ने क्लियर किया है। उनके अपने तरीके हैं, उनका अपना एक एनालिसिस रहता है, उस एनालिसिस के बेस पर ही ये टेस्ट सीरीज जो है वो डिजाइन की जाएगी, और ये फैकल्टीज के द्वारा डिजाइन जो है वो टेस्ट सीरीज होगी। क्लियर है ना। बाकी संस्थानों में आप देखोगे तो वहाँ कंटेंट डेवलपर्स की टीम होती है, कंटेंट डेवलप करने वाले लोग होते हैं, वो बनाते हैं टेस्ट सीरीज। यहाँ फैकल्टी स्वयं जो है इस पर काम कर रही है। इसके अलावा ये 90 डेज प्रोग्राम है हमारा, जो अभी चल रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर के। 999 रुपये इसकी फीस है आपकी, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ है। जो लोग अभी एप्लीकेशन पे उनको पता है, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस पर मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है।
ये पूरा शेड्यूल है। पहले महीने में आपके 4 यूनिट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसके बाद 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 3 यूनिट रहेंगी आपकी, 1 मार्च से 20 मार्च तक यूनिट नंबर 7 और 9, और 21 मार्च से 20 अप्रैल के बाद, मतलब 21 मार्च से हम लोग रिवीजन और जो प्रैक्टिस है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पीवाईक्यू के माध्यम से, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आज ये भी है कि यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं हमारी क्लासेस को, आज आखिरी क्लास है, डेमो क्लास का आज आखिरी सेशन है। इसके बाद क्लासेस सिर्फ एप्लीकेशन पर रहेंगी, तो जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना हो वो एप्लीकेशन पे जा करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्लासेस सिर्फ एप्लीकेशन पे मिलेंगी जो लोग एडमिशन ले चुके हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। अब थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लेते हैं, इस टॉपिक से पीवाईक्यू कितने पूछे गए हैं। यदि पीवाईक्यू की बात करें तो आप जब क्वेश्चंस को टैली करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो आपको एक क्वेश्चन जो 2015, मैंने 2015 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर्स देखे, है ना, मुझे लगता है 2012, 13, 14 में एक आधी बार और क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन एक निकल करके आता है वो है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ठीक है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। गणराज्य कह लो या महाजनपद काल कह लो, क्योंकि ये जितने भी महाजनपद थे उस समय ये अपनी अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था थी और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, शासन प्रणाली थी, उसके लिए पहचाने जाते थे, तो इन्हें गणराज्य भी कहा जाता है। तो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो अवंती के ये राजा थे, इसीलिए अवंती महाजनपद से ये एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से आया है, इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आयोग की दृष्टि में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए इसके बारे में हम उन पर आज चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, महाजनपद काल की बात करें तो भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, भारतीय इतिहास में इस समय को 600 BC के आसपास के समय को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाजनपद कैसे बने ये आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ हिंट देना चाहूंगा कि महाजनपदों का विकास कैसे हुआ। यदि हम महाजनपदों की बात करें तो महाजनपद मेनली, आप लोग जब वैदिक साहित्य पढ़ते हो तो वैदिक काल में आपने देखा होगा कुल, ग्राम, फिर विश, फिर जन। ठीक है, कुल जो है ये एक प्रकार से परिवार या कुटुंब की बात हो रही है, मतलब जो परिवार या कुटुंब की बात कर रहे हैं। कई परिवारों का समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्रामों, गांव का। कई ग्रामों का समूह मिलकर विश, और कई विश जब मिल जाते हैं तब जन नामक जो है एक राजनीतिक इकाई बनती है। जैसे आज राष्ट्र और राज्य होता है ना, स्टेट की बात करते हैं। जैसे भारत क्या है, मतलब पॉलिटिकल टर्म में भारत एक स्टेट है, एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य कहा जाएगा, स्टेट कहा जाएगा। और यदि कल्चरल एस्पेक्ट में कहा जाएगा, सांस्कृतिक इकाई के रूप में, तो राष्ट्र शब्द आता है। तो हम इंडिया की या किसी भी स्टेट की बात करें तो उस समय जो राजनीतिक इकाइयां थी उसमें सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो थी कुल। कई कुलों का मिश्रण, कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे। कई ग्रामों का जब समूह होता था वो विश कहलाता था, और कई विशों के समूह को जन कहा जाता था। ठीक है, तो वैदिक काल में ये एक सुनिर्धारित या सुव्यवस्थित क्या थी, एक इकाइयां थी जो क्रमबद्ध रूप से बनी हुई थी, कुल, ग्राम, विश और जन। फिर हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में जब हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ जाते हैं, उत्तर वैदिक काल की तरफ जाते हैं तो एक लंबे समय तक तो यही क्रम बना रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते हमें एक महत्वपूर्ण धातु प्राप्त होती है जिसे लौह धातु कहा जाता है। यहाँ से आयरन एज प्रारंभ होता है, क्योंकि लोहे की खोज यहाँ हो चुकी होती है, लोहे की खोज हो जाती है। और जब लोहे का आविष्कार कर लेता है मानव, तो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा ताम्र युग था, ताम्रपाषाण काल आपने पढ़ा होगा, ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण काल में जो तांबा नामक धातु है, जो कॉपर है, उस कॉपर का प्रयोग किया जा रहा है। तो मानव अपने हथियारों के लिए और जो उसके औजार थे उन औजारों के लिए तांबे का प्रयोग करता था। और तांबा जो है बहुत मजबूत धातु नहीं है, तांबा बहुत जो है वो पावरफुल या मजबूत जिसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, ये बड़ी आसानी से टूट जाता था। मतलब बार बार क्या करना पड़ता था,
हथियार औजार बनाने पड़ते थे, बड़ी आसानी से टूट जाते थे। अब तांबे के हल हैं, उससे खेत यदि जोता जा रहा है तो वो हल बार बार टूट रहा है, तो लकड़ी के हलों का प्रयोग करना पड़ता था। अगर कोई तलवार बनाई जा रही है या कोई हथियार बनाया जा रहा है तो वो हथियार बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था, बहुत मजबूत नहीं होता था, बार बार टूट जाता था। ठीक है। और कई जानवर तो ऐसे होते थे जिनकी चर्बी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, तो वो तांबे के हथियार उनको भेद भी नहीं पाते थे। तो जब लोहे का आविष्कार होगा, मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तो यहां से चीजें थोड़ी चेंज होंगी। चेंज क्यों होंगी? क्योंकि इन हथियारों से ना तो बहुत अच्छे तरीके से शिकार हो पा रहा है और ना ही कृषि कर्म किया जा पा रहा है, ना ही खेती हो रही है, ना ही शिकार हो रहा है, और ना ही युद्ध हो पा रहा है। क्योंकि कबीलाई समाज था, तो जो कबीलाई समाज था वो एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। हमने देखा है वैदिक काल में गायों के लिए जो कबीले थे वो आपस में लड़ते रहते थे। वैदिक काल में गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु था। काऊ काऊ बहुत महत्वपूर्ण पशु था। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में यज्ञ हवन होते थे और उन यज्ञों में जो गाय होती थी, तो गाय से जो दूध प्राप्त होता था, घी, और कृषि में जो जौ या इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो ये यज्ञों में कम पड़ जाते थे। तो इनकी कमी को दूर करने के लिए जो कबीले थे वो आपस में युद्ध करते थे, जिसे गविष्टि कहा जाता था। और जहां पर गायों का क्या किया जाता था? अपहरण कर लिया जाता था एक कबीले के द्वारा दूसरे कबीले की गायों का। क्लियर? तो वहां पर भी युद्ध होते थे, शिकार भी किया जा रहा है, कृषि कर्म किया जा रहा है, लेकिन तांबे के माध्यम से बहुत संभव नहीं था। फिर जब लोहे का आविष्कार होता है तो लोहे के जो हथियार थे, लोहे के जो औजार थे, उन्होंने क्रांति ला दी। इन्होंने एक प्रकार की क्रांति ला दी, और ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण थी। ये क्रांति हर एक क्षेत्र में हुई, क्योंकि जब लोहे के हथियार बने तो हथियारों से युद्ध करना आसान हो गया। युद्ध करना आसान हो गया। तो जिन जनों के पास, ये जो जन है, इन जनों से क्या बनेंगे? जनपद बनेंगे। इन जनों से जनपद बनेंगे, जन से जनपद बनेंगे। ठीक है। तो जिन जनों के पास, ऐसे जन जिनके पास लोहे के भंडार थे, वो अपने आप पावरफुल हो गए और उन्होंने बाकी जनों को जीतना चालू कर दिया। क्लियर है? मतलब जो लोहे के भंडार रखने वाला जो जन था, उस जन ने अपने आप को उन हथियारों से पावरफुल बनाया और बाकी जनों को अपने में मिलाना चालू किया। तो धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगा और ये जन से क्या बन जाएंगे? जनपद बनना चालू होंगे। दूसरी चीज, चूंकि इनके पास लोहे के हथियार, लोहा आ गया, तो लोहे से हथियार तो बनाए ही, तो युद्ध कला में इनको अजय बढ़त मिल गई। दूसरा, इन्होंने जो औजार बनाए, तो ये औजार कह लो या कृषि उपकरण कह लो, जिनसे कृषि की जाती थी, इनसे खेती करना भी आसान हो गया, इनसे कृषि करना आसान हो गया। और जब इन्होंने कृषि करना आसान हुआ तो कृषि में क्या बढ़ जाएगा? उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। इनकी जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, मतलब जो कृषि जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाएगी। तो पहले जो अधिशे मतलब पहले जो निर्वाह कृषि कर रहे थे, मतलब उतना ही उत्पादन कर पाते थे कृषि के क्षेत्र में जितना इनको अपना जीवन चलाने के लिए आवश्यक था। लेकिन जैसे ही लोहे का आविष्कार होगा और लोहे के जो उपकरण, जब कृषि कार्य में लोहे के हल वगैरह आदि इस्तेमाल किए जाएंगे, तो कृषि क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी, अधिशेष उत्पादन होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी। और जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये अपने लिए मान लो पहले 10 किलो गेहूं उपजा रहे थे, अब 50 किलो उपजा रहे हैं। 10 किलो में अपनी पूर्ति हो गई, 40 किलो बचेगा। ये 40 किलो को लेकर के कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो अधिशेष उत्पादन है, ये जो अधिशेष उत्पादन है, इस अधिशेष उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बाजारों की। बाजारों की। तो क्या होगा? ये जो बड़े बड़े जनपद बनेंगे, इन जनपदों का निर्माण ही किसके रूप में होगा? ऐसे शहरों के रूप में होगा जहां पर इन अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों का निर्माण किया गया। नहीं, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं था यूपीएससी में। ठीक है, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। कुछ टाइम के लिए एंथ्रोपोलॉजी भी रहा। हिस्ट्री जो है वो मेरा ऑप्शनल नहीं रहा, लेकिन हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत रहता है ना। मेरे पास सर्वाधिक किताबें इतिहास की हैं। ठीक है, तो जो भी है, खैर, तो ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, अधिशेष उत्पादन बढ़ा, इससे बड़े बड़े बाजारों का निर्माण होगा। और ये बाजार कहाँ? जहां निर्मित हुए इन बड़े बड़े जनपदों में। क्लियर है? क्योंकि भाई इन्हीं के पास हथियार थे, इन्हीं के पास औजार थे, यही अधिशेष उत्पादन कर रहे थे, तो इन्होंने बाजारों का निर्माण किया
और यहाँ पर लोग अपनी जो उपज थी उस उपज को बेचने के लिए आने लगे। अब लोगों के पास पैसा भी आने लगा। देखिए, कोई भी रचनात्मक कार्य तब तक नहीं होता जब तक आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है। यदि पेट खाली है, आपके पेट में अनाज नहीं है, तो व्यक्ति पहले खाने के बारे में सोचेगा, उसकी क्रिएटिविटी कितनी भी उच्च स्तर की रही हो। इसलिए दुनिया में आप देखना, ज्यादातर जो क्रिएटिव लोग हुए हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति के साहित्यकार, कलाकार, लेखक, आप देखेंगे बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो हालातों से लड़ते जूझते, है ना, उस स्तर को पहुंचते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न रहे हो। क्लियर है? तो ये अधिशेष उत्पादन होगा, बाजार भाई, ये जनपद क्या हो जाएंगे? व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होंगे। ये जो जनपद हैं, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होना चालू होंगे। क्लियर है? और फिर एक दूसरे के मध्य क्या होगा? कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। ये प्रतिस्पर्धा ना केवल किस क्षेत्र में होगी? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब इस मतलब यहां से क्या होगा? व्यापारिक केंद्रों के रूप में होगा। तो भाई, व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? राज्य का विस्तार करना पड़ेगा, राज्य विस्तार करना पड़ेगा। और इस राज्य विस्तार के लिए क्या करेंगे? ये जो जन है, ये जन आपस में फिर लड़ना चालू करेंगे, और इसमें वही विजित होगा जिसके पास क्या होगा? उन्नत किस्म के हथियार होंगे। और उन्नत किस्म के हथियार किसके पास होंगे? जिसके पास लोहे के भंडार होंगे। क्लियर है? तो यहां से एक क्रम बनता है, और ये क्रम किस तरीके से बनेगा आप इसे देखना। ये जो क्रम बनेगा, कि जन, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जन से फिर क्या बनेंगे? जनपद, और यही जनपद आगे चल के शक्तिशाली महाजनपदों में क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले तो क्या, जो शक्तिशाली जन थे, उन्होंने जो छोटे छोटे, है ना, कमजोर जो जन थे, इनको क्या किया? अपने में जीत लिया, जीत कर इनको मिला लिया, और इससे क्या बने? जनपद बने। फिर बाद में इन जनपदों में भी जो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने बाकी जो जनपद थे, कमजोर जो जनपद थे, उन जनपदों को क्या किया? अपने में मिला लिया, और इन जनपदों को मिलाते मिलाते बड़े बड़े महाजनपदों का क्या हुआ? विस्तार हुआ। इसे कह सकते हैं कि ये राज्य विस्तार की जो नीति प्रारंभ हुई, राज्य विस्तार की नीति, या जिसे हम विस्तारवादी नीति कहते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास साम्राज्य विस्तार की नीति कहा जाता है। ठीक है, ये जनपदों ने अपना ली, और इस साम्राज्य विस्तारवादी नीति के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे की खोज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इस लोहे के कारण ही क्या हुआ? आधुनिक हथियार आए। तो जिन भी जनपदों के पास आधुनिक हथियार थे, कृषि उपकरण आए, वो बहुत पावरफुल थे, और ऐसे पावरफुल जनपदों ने मिलकर महाजनपदों का निर्माण किया। तो ऐसे कुल 16 महाजनपद हमें प्राप्त होते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो छोटे छोटे जनों से मिलकर जनपद बने, और फिर जो शक्तिशाली जनपद थे, उन्होंने कमजोर जनपदों को अपने में विलीन करना चालू किया, उन पर अपना राज्य विस्तार करना चालू किया। ऐसे शक्तिशाली जनपदों ने मिलकर के महाजनपदों का क्या किया? निर्माण किया। तो महाजनपद वाला जो समय है, इसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत में इसे द्वितीय नगरीकरण के तौर पे जाना जाता है। महाजनपद काल को भारत में द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में वो पहला समय है जब भारत में नगरीय व्यवस्था, नगरीकरण वाली प्रक्रिया देखने को मिलती है। और उसके बाद महाजनपद काल में हमें बड़े बड़े विशाल नगरों के बारे में पढ़ना पड़ता है, देखने को मिलते हैं बड़े बड़े विशाल नगर। तो इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार महाजनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो महाजनपद काल में जो पहली लाइन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को भारतीय इतिहास में महाजनपद युग कहा जाता है। द पीरियड अराउंड 600 BC इज नोन एज द महाजनपदा एरा इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यदि हम सभी जनपदों की बात करें, महाजनपदों की, तो सभी महाजनपद एक राजनीतिक इकाई के रूप में, है ना, मतलब एक राज्य के रूप में क्या हुए? विकसित हुए। और इनकी स्वयं की पृथक पृथक राजनीतिक व्यवस्था भी थी,
और साथ ही साथ अपनी अपनी शासन प्रणाली भी थी। मतलब इनका इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम भी था और ये लोग अपना स्वतंत्र शासन प्रणाली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम साथ लेकर के चल रहे थे। ऑल द महाजनपदास डेवलप्ड एज political entities, each with its own distinct political system and form of government। यदि हम बात करें इस काल की, क्योंकि ये जो काल है इस समय महात्मा बुद्ध जो है वो बहुत वो रहेंगे आपके हाईलाइटेड रहेंगे। मतलब ये जो पूरा काल है इस काल को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे बुद्ध काल कहकर संबोधित किया जाता है भारतीय इतिहास में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय को। तो महात्मा बुद्ध के काल तक, मतलब जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है ना, तो उनके समय तक लगभग सभी जनपद पूर्णतः विकसित हो चुके थे। बाय द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध ऑल द जनपदास रिपब्लिक्स हैड बिकम फुल्ली डेवलप्ड। क्लियर है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है ये महाजनपद काल कहलाता है। और भी कई सारी चीजें इसके बारे में प्रचलित है कि इस समय मत्स्य न्याय की स्थिति रहती है। मत्स्य न्याय मतलब ये कि बड़ी मछली छोटी मछली को क्या कर रही है, निगल जाएगी। जो पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति है वो कमजोर को क्या करता है, खा जाता है। और हमने देखा कि जो कमजोर जनपद थे उनको शक्तिशाली जनपदों ने क्या कर लिया, अपने में विलीन कर लिया। क्लियर है? तो ये स्थिति इस समय विद्यमान है। यदि हम बात करें महाजनपदों की, तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16। ठीक है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें इतिहास में कहां कहां प्राप्त होता है, किन किन ग्रंथों में प्राप्त होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें इन निम्नलिखित ग्रंथों में मिलता है। द 16 महाजनपदास आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। पहला है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र भी लिखा मिलता है, और भगवती श्रोत सूत्र भी इसे कहते हैं। ये जैन ग्रंथ है, जैन टेक्स्ट है। इस जैन टेक्स्ट में भी हमें 16 महाजनपदों की एक लिस्ट मिलती है, सूची प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, ये भी बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध टेक्स्ट है, और इसमें भी हमें 16 महाजनपदों की लिस्ट प्राप्त होती है। मेनली जो लिस्ट हम लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो अंगुत्तर निकाय वाली लिस्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इन लिस्ट में पाए जाते हैं। मतलब अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद है उनमें से ज्यादातर कॉमन है, लेकिन इक्का दुक्का अंतर हमें भगवती सूत्र में और महावस्तु की लिस्ट में, इन तीनों में एक एक दो दो नामों में अंतर देखने को मिलता है। हम इस लिस्ट को ही फॉलो करेंगे, और चूंकि हमें केवल अवंती और चेदी पढ़ना है, तो अवंती और चेदी लगभग सभी लिस्ट में समान है। बस महावस्तु में हमें जो है वो अवंती के स्थान पे मध्य भारत क्षेत्र देखने को मिलता है, जहां दशार्ण उसे कहा गया है। दशार्ण हम लोगों ने पढ़ा था, दशार्ण जो आपका मध्य प्रदेश में एक प्रादेशिक जो क्षेत्र है, तो अवंती के स्थान पे वहां पर महावस्तु में दशार्ण मिलता है, तो उसे भी आगे देखेंगे। ठीक है, ये एमपी का मैप है, आगे देखेंगे इसमें अभी। अब अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों की लिस्ट दी गई है, ये 16 महाजनपद हैं, देख लेना एक बार। भारत के इतिहास में तो आप पढ़ोगे इसको, है ना। अंग हो गया, काशी, वज्जी, फिर चेदी, फिर कुरु, फिर मत्स्य, फिर अश्मक, फिर गांधार, उसके बाद मगध, कौशल, मल्ल, वत्स, पांचाल, सूरसेन, अवंती और कंबोज। अब हमें 16 के 16 नहीं पढ़ने, सीधी सी बात यह है। 16 के 16 क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ 16 के 16 महाजनपदों का कुछ लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश से जो एसोसिएटेड होते हैं या मध्य प्रदेश से जो लिंक करते हैं महाजनपद, वो केवल 2 हैं। और वो 2 कौन कौन से हैं? पहला है आपका चेदी, इस चेदी को आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है आपका अवंती, इस अवंती को ध्यान रखना है, ठीक है। चेदी और अवंती, तो हमारे लिए चेदी और अवंती ये दोनों महाजनपद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी भारत के कंटेक्स्ट में जैसे कुछ फैक्ट हैं, जैसे अश्मक की बात करें तो अश्मक आप देख पा रहे होंगे मैप पे, ये जो अश्मक है यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर है अश्मक। तो ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है अश्मक, गोदावरी के तट पर। मध्य प्रदेश में ये रहा आपका अवंती, और ये चेतीय या चेदी, है ना। थोड़ा बहुत वत्स वाला जो पार्ट है वो भी मध्य प्रदेश से लिंक करता है। हालांकि अवंती महाजनपद हम देखेंगे ये वत्स को अपने में मिला लेता है, तो वत्स जो है वो अवंती का ही पार्ट बन जाता है एक टाइम के बाद। बाकी आप इस मैप में देख सकते हैं, ये मत्स्य हो गया राजस्थान वाले पार्ट में, ये सूरसेन यूपी में मथुरा के आसपास, ये कुरुक्षेत्र वाला, ये पांचाल हो गया, ये कौशल, मल्ल, ये वज्जी, फिर ये काशी, मगध, अंग। क्लियर है? तो ये 16 महाजनपद हैं।
दो महाजनपद हमारे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित थे, एक है कंबोज और दूसरा है गांधार। क्लियर है? हालांकि हमें केवल अवंती एक और दूसरा चेदी, इन दो के बारे में ही आज पढ़ना है, तो आज की क्लास इन दो के ऊपर रहने वाली है। देखिए, महावस्तु नामक जो ग्रंथ है, महावस्तु में गांधार के स्थान पर शिवी, शिवी एक्चुअल में पंजाब वाला पार्ट है और ये बुद्ध काल में बहुत फेमस रहता है शिवी, क्योंकि शिवी में नामक स्थान पर एक कपड़ा बनता था जिसे चीवर कहा जाता था, चीवर या दुशाला जिसे कहते हैं। आप कह सकते हो जो शॉल होती है आपकी, एक प्रकार से जो ओढ़ते हैं लोग, है ना, जो साधु संत आपने देखे होंगे, बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं आपने देखा होगा, वो एक कपड़ा एक प्रकार का ओढ़े रहते हैं, उसे चीवर कहा जाता है। तो शिवी में बनी हुई जो चीवर थी शिवी प्रदेश में, ये बहुत फेमस थी, बहुत प्रसिद्ध थी। क्लियर है? तो ये अभी आगे पढ़ेंगे जब एक कहानी है इसमें जहाँ की चीवर जो है बहुत फेमस है, भगवान बुद्ध को भेंट की जाएगी, दुशाला। तो इसका तो मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महावस्तु में अवंती के स्थान पर मध्य भारत हमें देखने को मिलता है। महावस्तु ग्रंथ में अवंती के स्थान पे हमें मध्य भारत में दशार्ण नाम प्राप्त होता है। क्लियर है? तो उन्होंने दशार्ण को, महावस्तु में अवंती नहीं है, दशार्ण है। क्लियर है? बस इतना याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि महावस्तु में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो 16 महाजनपदों के नाम में उल्लिखित किया गया, तो वहां अवंती नहीं मिलेगा, वहां मध्य भारत में जो दशार्ण नामक जगह है वो आपको प्राप्त होगी। इसके बाद 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन से थे? एक था कौशल, दूसरा है वत्स, तीसरा है अवंती, चौथा मगध। तो अवंती जो है ये 4 शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनके अंतर्गत आता था। और अंत तक हम देखेंगे, अंत में केवल अवंती और मगध ही बचेंगे और बाद में मगध अवंती को मिला लेगा। आप ऐसे समझ लो कि 16 टीम है, 16 टीम है, वर्ल्ड कप में 16 टीमें हैं, है ना, क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का, 16 टीम्स हैं। इन 16 टीम्स में 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं आपकी। कौन कौन सी हैं? कौशल, वत्स, अवंती, मगध। अंततः मगध और अवंती सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और मगध इस सेमीफाइनल को फाइनल में पहुंचेंगी और इस फाइनल को मगध जीतेगा। तो लास्ट में शिशुनाग वंश के समय में अवंती मगध में विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी 16 जो महाजनपद हैं वो सभी के सभी किसमें? मगध में विलीन हो जाएंगी और मगध साम्राज्य का फिर क्या होगा? उत्कर्ष होगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। क्लियर है? तो अवंती को ध्यान रखना, अवंती बहुत पावरफुल महाजनपद रहा है अपने समय का 16 महाजनपदों में। ठीक है, चलो इसके बाद 16 महाजनपदों की यदि बात की जाए तो इनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? ऑफ द 16 महाजनपदास द फॉलोइंग 2 महाजनपदास वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। पहला है आपका अवंती और दूसरा है चेदी। ठीक है, पहला कौन सा है? अवंती और दूसरा है चेदी। वत्स की यदि बात की जाए तो वत्स महाजनपद भगवान बुद्ध के काल में ही अवंती के अधिकार में आ गया था, मतलब अवंती ने वत्स को अपने अधीन कर लिया था। तो 4 शक्तिशाली हैं, उसमें से कौशल था, अवंती था, वत्सा और मगध। कौशल को मगध जीत लेता है और वत्स को अवंती जीत लेता है। मतलब क्वार्टर सेमीफाइनल किन किन के बीच हुए? तो सेमीफाइनल में अवंती और वत्स के बीच हुआ, अवंती ने वत्स को पराजित कर दिया। दूसरा सेमीफाइनल मगध और कौशल के बीच होता है, जिसमें कौशल जो है वो जो कौशल महाजनपद है वो सेमीफाइनल हार जाता है मगध से और मगध और अवंती फाइनल में पहुंच जाते हैं और फाइनल में फिर मगध जीत जाएगा, अवंती फाइनल हार जाता है। तो इस तरीके से आपका जो वर्ल्ड कप खत्म होता है 16 महाजनपदों का, मगध इस वर्ल्ड कप को जीतता है और मगध साम्राज्य का फिर क्या होता है? उत्कर्ष चालू होता है। ठीक है, तो वहां से फिर हम बड़े बड़े जो राजवंश हैं उनका इतिहास पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का। यदि हम मैप पे बात करें मध्य प्रदेश में इन महाजनपदों की, तो आप देखेंगे ये रहा अवंती। अवंती महाजनपद का विस्तार जो है आप देखेंगे, अवंती महाजनपद का विस्तार, ये अवंती तो आता ही है इसमें, अवंती के अलावा आकर वाला क्षेत्र भी आता है। और ये कहा जाता है कि बेत्रवती नदी इस अवंती को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, मतलब जो बेतवा नदी है बेत्रवती, वो 2 पार्ट में डिवाइड करती थी। तो लगभग ये जो संपूर्ण क्षेत्र है यहां तक आप कह सकते हो, ये पूरा बाद में इस वत्स को भी अपने अंतर्गत ले लेगा और ये जो भौगोलिक पूरा क्षेत्र है आपका, ये अवंती के अंतर्गत आता था। मतलब अवंती अपने आप में एक बहुत विशाल क्षेत्र के रूप में उस समय
विकसित था, बहुत बड़ा महाजनपद इसे माना जाता है। धीरे धीरे ये विस्तारित होता है, चंड प्रद्योत का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, चंड प्रद्योत के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा महाजनपद है चेदी। ये जो चेदी है ये बुंदेलखंड वाले रीजन में है आपका, ठीक है। चेदी आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, चेदी आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चेदी राजवंश है, चेदी राजवंश की यदि हम बात करें या चेदी महाजनपद की बात करें, तो ये जो मेन चेदी यही है बुंदेलखंड में, क्लियर है। ये जो यूपी और एमपी की बॉर्डर पर ये जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है, चेदी जो महाजनपद है यहीं विकसित होता है। लेकिन बाद में इसी चेदी जो महाजनपद है, इसी का एक वंश रहता है, वो इस नर्मदा नदी को, ये नर्मदा नदी है आपकी, है ना, तो इसी नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तार करता है और यहाँ पर अपना जो है वो साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। बाद में इसी चेदी से एक शाखा निकलेगी जो उड़ीसा में कलिंग जाकर के बसेगी महामेघवाहन के नाम से। महामेघवाहन जो है कहाँ पर, उड़ीसा कलिंग में एक वंश की स्थापना करेंगे जो चेदी राजवंश कहलाता है। वो इसी चेदी महाजनपद में जो चेतीय वंश है, चेती राजा हैं, उन्हीं की एक ब्रांच वहां जाके कलिंग में निकलेगी, जिसमें आपने खारवेल नामक राजा का नाम पढ़ा होगा। जो खारवेल नामक शासक है जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है हमको, तो वही खारवेल जो है वो इसी चेदी जो महाजनपद है, यहाँ पर जो चेदी नामक राजा थे उन्हीं से निकली हुई ब्रांच है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे हम आगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये दो महाजनपद हैं, अवंती और चेदी। अब एक एक करके हम देखेंगे अवंती के बारे में। सबसे पहले अवंती महाजनपद पर बात कर लेते हैं कि अवंती महाजनपद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो हैं वो जितने मुझे मिले इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको निकाल लिए हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हालांकि कहानियां बहुत हैं इसमें, कहानियां आपको सुननी होंगी तो मैं बता दूंगा। वैसे यूट्यूब पर आपने देखी होंगी, शॉर्ट्स में कई सारी कहानियां सुनाई जा रही हैं, ठीक है। पहला इसका पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है अवंती का, तो अवंती का एक शब्द के रूप में उल्लेख मिलता है हमें, कहाँ पर, ऋग्वेद में। जो फर्स्ट मेंशन कहाँ पर है अवंती का, तो अवंती एज अ टर्म, एज ए वर्ड कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें मिलता है एक शब्द के रूप में, अवंती। इसके बाद एक राज्य या स्थान के रूप में हम बात करें अवंती का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है पाणिनि, जो संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य या वैयाकरण थे, उनकी रचना अष्टाध्यायी में। इसमें हमको एक सूत्र मिलता है, वो सूत्र है स्त्रियामवंती कुरुभयश्च, स्त्रियामवंती कुरुभयश्च, ठीक है। तो ये पाणिनि की संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक किताब है अष्टाध्यायी, इसमें एक सूत्र मिला है। इस सूत्र में इस स्त्रियामवंती के अंतर्गत अवंती आता है, ठीक है। तो ये सूत्र जो है वो यहाँ पर एक राज्य या स्थान के रूप में अवंती का उल्लेख हमें देखने को मिलता है पहली बार। अवंती के जो नाम मिलते हैं हमको, तो इसे अवंतिका भी कहा जाता है, इसे अवंतीपुरी कहकर भी संबोधित किया गया है, इसे अवंती नगरी भी कहा गया है, इसे अवंतिकापुर भी कहा गया है, और इसे अच्युत गामिनी भी कहते हैं। हालांकि जो अच्युत गामिनी जो शब्द है ये उज्जैन शहर के लिए एक नगर के रूप में प्रयोग किया गया है, उज्जैनी के लिए। लेकिन जितने भी नाम है ये सब अवंती से क्या है, एसोसिएटेड है, संबंधित है, इसलिए इनको ध्यान रखना। यदि हम संस्थापक की बात करें, अवंती राज्य के संस्थापक कौन है, तो कल हमारी जो क्लास हुई थी पौराणिक इतिहास में, तो वहां हमने देखा था कि जो अवंती राज्य है या क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम अवंती है वंश के राजा अवंती के नाम पर पड़ा था। तो इस लिहाज से यदि हम देखें अवंती राज्य के संस्थापक या इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पे हुआ, तो उस लिहाज से अवंती राज्य के संस्थापक हम कह सकते हैं राजा अवंती, जो है वंशी हैं, जो पौराणिक इतिहास में है। और इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा, अवंती नाम जो है वो रखा गया। दूसरा बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश। दीपवंश में अवंती राज्य के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन उज्जैनी नगर की स्थापना की बात की गई है। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार राजा अच्युत गामिनी ने उज्जैनी नगर की स्थापना की थी, इसीलिए उज्जैन को अच्युत गामिनी भी कहा जाता है। क्लियर है। ये पूछा जा सकता है कि अच्युत गामिनी किसका प्राचीन नाम है, या किस शहर को अच्युत गामिनी के नाम से भी जाना जाता था। तो अच्युत गामिनी जो है वो उज्जैनी नगर या उज्जैन नगर को अच्युत गामिनी के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर है, तो याद रखना दीपवंश, इसे लिख लेना। ये बौद्ध ग्रंथ है ना, ये कैसा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। इसे यहाँ ये आजकल एमपीपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना, कि
उज्जैनी को अच्युतगामिनी किस धर्म के ग्रंथ में कहा गया है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किस ग्रंथ में कहा गया है ना? तो भाई वो भी ध्यान रखना कि बौद्ध टेक्स्ट है दीपवंश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द दीपवंशा किंग अच्युतगामिनी फाउंडेड द सिटी ऑफ उज्जैनी। तो देखो दोनों में अंतर याद रखना, उज्जैनी नगर की जब बात आएगी तो दीपवंश के अनुसार कौन? राजा अच्युतगामिनी। और जब अवंती राज्य की बात करेंगे तो इस राज्य का नाम अवंती है, वंशी शासक अवंती के नाम पर देखने को मिलता है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार वैसे आप देखेंगे तो उत्तर में दशपुर और कुंती प्रदेश, ठीक है। दशपुर ये आपका मंदसौर वाला पार्ट हो गया, यहां पर इसे दशपुर कहा जाता है। तो ये उत्तर में ये सीमा हो गई। कुंती प्रदेश की हमने बात की थी, तो कुंती प्रदेश कल मैंने बताया था, कुंती प्रदेश कहा जाता है जो कोतवार क्षेत्र है आपका, कोतवार या कुंती प्रदेश, ग्वालियर के आसपास वाला जो रीजन था, है ना, कोतवार या कुंती प्रदेश, जो कुंवारी नदी वाला था जिसमें कर्ण को बहा दिया था, कुंती माता ने कर्ण को प्रवाहित किया था कुंवारी नदी में, कोतवार क्षेत्र उन्हीं कुंती के नाम पे है। तो ये उत्तरी सीमा यहां निर्धारित होती है, ठीक। दक्षिण में यदि हम बात करें तो नर्मदा नदी की तलहटी अनूप क्षेत्र है ना, नर्मदा घाटी वाला पार्ट, तो ये दक्षिणी सीमा ये हो गई इसकी। फिर इसकी पूरब में कहां पर बात हो रही है? आकर और दशार्ण, मतलब आकर और दशार्ण वाला प्रदेश, तो ये इसकी पूर्वी सीमा। और पश्चिम में ये कहां लगता है? तो लाट प्रदेश आता है। लाट प्रदेश आप देखोगे तो मध्य प्रदेश से जो गुजरात की सीमा लगती है, जहां पर नर्मदा नदी क्या होती है? नर्मदा नदी का अवसान होता है। ये नर्मदा नदी जब महाराष्ट्र, थोड़ी सी महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाती हुई गुजरात में ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो वहां तक ये नर्मदा जो घाटी है इसे लाट प्रदेश कहा जाता है। तो इसकी पश्चिमी सीमा है लाट प्रदेश, क्लियर है। तो पश्चिम में ये लाट प्रदेश तक गुजरात में नर्मदा की तलहटी तक विस्तारित है। एक बार फिर इसको देख लो, रिवाइज कर लो। उत्तर में दशपुर, मंदसौर और कुंती प्रदेश तक, यहां से लेके ये पूरा क्षेत्र। पूरब में दशार्ण, आकर और दशार्ण तक। फिर आप नीचे आ जाओ, दक्षिण में अनूप, नर्मदा घाटी। फिर पश्चिम में आपका कहां तक? गुजरात, लाट प्रदेश तक इसकी सीमा जो है विस्तारित थी। आई होप आपको इसका विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अवंती महाजनपद की बात करें तो अवंती महाजनपद जो है वो ये दो भागों में डिवाइडेड था, दो पार्ट में डिवाइडेड था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जो था और दक्षिणी अवंती जो था, ये एक वेत्रवती नामक नदी, वेत्रवती जो नदी है, इस वेत्रवती नदी के द्वारा दो पार्ट में डिवाइडेड था। ये उल्लेख हमें मिलता है मार्कंडेय पुराण में। ये जो वेत्रवती नदी है, इसने अवंती को उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो भागों में विभाजित कर रखा था, और दोनों की अलग अलग राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की यदि हम बात करें तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी थी माहिष्मती। उज्जैनी जो है वो वर्तमान उज्जैन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना राजा अच्युतगामिनी ने की है। और माहिष्मती, तो माहिष्मती जो है वो महेश्वर, खरगोन वाले क्षेत्र में आता है, महेश्वर के नाम से आज जाना जाता है माहिष्मती। और इस माहिष्मती की स्थापना कल हम लोगों ने पौराणिक इतिहास में पढ़ा था कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो माहिष्मती की स्थापना राजा माहिष्मत जो थे आपके, उनके द्वारा की जाती है। उनके नाम पे इसका नाम माहिष्मती पड़ता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो अवंती महाजनपदा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द वेत्रवती रिवर। कहाँ उल्लेख है इसका, कहाँ मेंशन है? मार्कंडेय पुराण में। उत्तरी अवंती, नॉर्दर्न अवंती, इसका कैपिटल क्या है? उज्जैनी। दक्षिणी अवंती, सदर्न अवंती, इसकी कैपिटल है माहिष्मती। कुछ की फैक्ट्स जो अवंती महाजनपद के बारे में आपको याद होने चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एक दो बार इन्हें रिवाइज कर लेना। हालांकि आयोग ने पिछले कई वर्षों से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, पहला तो यही है आपका फैक्ट कि बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध का जो समय था, उस समय जहां पर अवंती महाजनपद में राजा कौन थे, किसका शासन था? तो यहां पर प्रद्योत वंश का शासन था, है ना। चंड प्रद्योत इस प्रद्योत वंश का राजा था, और चंड प्रद्योत मतलब प्रद्योत के नाम पर ही इस वंश का नाम चंड प्रद्योत पड़ता है। ठीक है, प्रद्योत शासक कैसे बना? तो यहां पर एक्चुअल में प्रद्योत के पहले रिपुंजय नामक एक शासक थे, वीतिहोत्र करके एक वंश था, वीतिहोत्र वंश के शासक रिपुंजय का यहाँ पर शासन था। रिपुंजय का एक अमात्य होता है पुलिक, पुलिक रिपुंजय की हत्या कर देता है। क्योंकि वो हत्यारा था तो राजा नहीं बन सकता था उस समय नियम के हिसाब से, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। तो उसका जो अल्पायु पुत्र होता है प्रद्योत, उसे फिर राजा बनाया जाता है।
तो पहला राजा प्रद्योत होता है, तो इसके नाम पर ही इस वंश का नाम प्रद्योत वंश पड़ जाता है। चंड प्रद्योत बहुत मतलब कह सकते हैं कैपेबल, जो योग्य जो शासक होता है वो था। ये देवी चंडी की उपासना करता था, और कहते हैं कि देवी चंडी की उपासना करने के दौरान देवी चंडी प्रसन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, और इसे जो एक खड़ग देती हैं और एक नीलगिरी हाथी इसे प्रदान करती हैं। ठीक है, चूंकि ये देवी चंडी की उपासना करता था, इसीलिए इसको महाचंड सेन के नाम से भी जाना जाता था, या चंड महासेन भी कहा जाता था, ऐसा कुछ था। तो इसीलिए इस वंश का सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर होगा, प्रमुख शासक होगा, वो चंड प्रद्योत ही होगा। हालांकि चंड प्रद्योत के बाद कुछ और राजाओं का नाम मिलता है प्रद्योत वंश में, जिसमें पालक अगला राजा बनता है, फिर आर्यक, फिर विशाखयूप, फिर अजाक और फिर नंदीवर्धन। इन शासकों के नाम मिलते हैं। और ये जो 5 शासक हैं, ये सम्मिलित रूप से लगभग 138 वर्ष तक प्रदोष वंश के शासकों के रूप में अवंती के ऊपर शासन करते हैं। इनमें नंदीवर्धन जो है वो अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर अवंती जो है वो मगध का पार्ट बन जाएगी। जो शिशुनाग होगा वो इसे जीत लेगा और मगध में विलीन कर लेगा। क्लियर है? तो हमें मेनली प्रश्न भी चंड प्रद्योत के ऊपर ही पूछा गया है, तो चंड प्रद्योत के बारे में कुछ और फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। चंड प्रद्योत पे हम चर्चा करेंगे। चंड प्रद्योत की यदि हम बात करें तो कथा सरित सागर एक पुस्तक है जो सोमदेव ने लिखी है। ठीक है, जब इतिहास पढ़ेंगे आप, भारतीय इतिहास, तो सोमदेव की रचना कथा सरित सागर जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो कथा सरित सागर जो सोमदेव की रचना है, उसमें कहा गया है कि उज्जैनी के राजा जयसेन का पुत्र और महेंद्र वर्मा का नाती कौन है? चंड प्रद्योत है। तो कथा सरित सागर में चंड प्रद्योत को उज्जैनी के राजा जयसेन का पुत्र और महेंद्र वर्मा का नाती कहकर संबोधित किया गया है। साहित्यों में यदि बात की जाए, साहित्य की बात की जाए, लिटरेचर की बात की जाए, तो लिटरेचर में चंड प्रद्योत को चंड महासेन कहा गया है। यह सीधा सीधा क्वेश्चन है और सीधा सीधा प्रश्न है कि भाई साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक को चंड महासेन कहकर संबोधित किया गया है? तो वो है चंड महासेन। कौन है? चंड प्रद्योत। क्लियर है ना? तो चंड प्रद्योत को क्यों? क्योंकि ये देवी चंडी का उपासक था। देवी चंडी की घोर तपस्या करता है, और देवी चंडी जो है इन्हें, मैंने बताया आपको, एक खड़ग देती है और एक नीलगिरी हाथी प्रदान करती हैं। क्लियर है? इसके बाद है हर्षचरित, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। इसमें चंड प्रद्योत के भाई का नाम भी मिलता है। चंड प्रद्योत के भाई का नाम है कुमारसेन। ठीक है, हालांकि ये जो कुमारसेन है इसका बड़ा ही दुखद अंत होता है। ठीक है, हालांकि उस कहानी का हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट से। तो आप इतना याद रखना, यदि पूछे कभी भाई कौन थे, कुमारसेन थे। अब आता है चंड प्रद्योत की पुत्री थी वासव दत्ता। ठीक है, वासव दत्ता का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वासव दत्ता और उदयन जो है वो, इनकी प्रेम कहानी बहुत चर्चित रहती है इस पूरे काल। वासव दत्ता चंड प्रद्योत की पुत्री हैं, और उदयन जो थे वो कौशाम्बी के क्या थे? राजकुमार थे। उदयन कौशाम्बी के राजकुमार थे। उदयन जो है वो कहा जाता है कि ये हाथियों को अपने वश में करने में की कला जानते थे। मतलब जो जानवर हैं, हाथी जैसे खूंखार जानवर हैं, उन्हें अपने वश में करने की कला जानते थे। तो ये क्या करते थे? हाथियों को वश में करके फिर अपने राज्य में, क्योंकि उस समय हाथी सेना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे, तो हाथियों को पकड़ जंगल जाते थे, उन्हें अपने वश में करते थे। तो ये जो चंड प्रद्योत होता है, क्योंकि हाथी इनके क्षेत्र से भी ये ले जाते थे उदयन, चंड प्रद्योत एक नकली हाथी बनाते हैं, मशीन जैसा हाथी, इसमें सैनिक बैठे रहते हैं और उसको आगे हाथों से चलाते हैं। तो उदयन उस हाथी को देखता है जंगल में और उस हाथी को पकड़ने का प्रयास करता है। उस हाथी के अंदर खोखली जगह रहती है जिसमें, जी बिल्कुल लालजी शाही जी एमसीक्यू भी कराएंगे आपका, है ना, टेंशन मत लो आप। एमसीक्यू नहीं कराएंगे, एमपीक्यू कराएंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज, आप टेंशन ना ले। तो उस हाथी में सैनिक रहते हैं, उदयन को पकड़ के ले जाते हैं, और बाद में फिर वो कहानी है पूरी कि उदयन किस तरीके से वासव दत्ता को देखता है, उससे पहले उसका टीचर बनता है, उसे देखता है, भगा के ले जाता है, शादी कर लेता है। उस कहानी का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बस आपका क्या लेना देना है? चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता का विवाह कौशाम्बी के राजकुमार उदयन से होता है। क्लियर है? इसके बाद है मगध नरेश बिंबिसार। मगध नरेश बिंबिसार और चंड प्रद्योत के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मगध में जो हर्यंक वंश की स्थापना होगी, और जो हर्यंक वंश है उसका जो शासक है बिंबिसार, तो उस बिंबिसार के साथ अवंती के राजा चंड प्रद्योत के मैत्रीपूर्ण दोस्ताना संबंध रहते हैं। हालांकि शुरुआत में लड़ाई झगड़ा होता है, इनमें युद्ध वगैरह होता है, बाद में ये मित्र बन जाते हैं। ठीक है, और इसी मित्रता के चलते जब चंड प्रद्योत को, अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग होता है, पांडु रोग मतलब पीलिया जिसे कहा जाता है, जॉन्डिस, तो वो जब होता है तो बिंबिसार का जो राजवैद्य है जीवक,
वो उस समय बहुत प्रसिद्ध राजवैद्य था। तो चंडप्रदोत बिंबिसार से आग्रह करते हैं कि अपने राजवैद्य जीवक को मेरे उपचार के लिए भेज दो। बिंबिसार राजवैद्य जीवक को इनके उपचार के लिए भेज देते हैं। चंडप्रदोत के उपचार के लिए अवंती आता है राजवैद्य जीवक। अब इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। वो कहानी मुझे आई होप आपने सुनी होगी कि जब चंडप्रदोत आते हैं अवंती, सॉरी जीवक जब अवंती आते हैं तो अवंती में चंडप्रदोत का पांडु रोग का इलाज कर रहे होते हैं। उस इलाज के लिए वो एक घृत पाक बनाते हैं। घृत मतलब घी, घृत पाक बनाते हैं, उसमें घी का इस्तेमाल होता है। और चंडप्रदोत को घी से एलर्जी थी, मतलब घी खाते ही उसे उल्टियां होने लगती थी। तो ये बड़ी दुविधा वाला, ठीक है, टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि चंडप्रदोत के बारे में ये प्रसिद्ध था कि बहुत क्रोधी स्वभाव का था, ठीक है, बड़ी आसानी से मानता नहीं था और तुरंत ही क्रोधित भी हो जाता था। तो जीवक के मन में ये डर बैठ गया कि कहीं इसे घी खिला दिया गलती से और इसने उल्टियां की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जीवक अपनी युक्ति बढ़ाते हैं और वो एक कषाय बनाते हैं। कषाय मतलब ऐसा काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े में घी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन खाते वक्त, उस काढ़े को पीते वक्त घी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन उसमें घी था, तो वो कषाय बनाते हैं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि चंडप्रदोत बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, क्योंकि जैसे ये दवाई पिएगा वो घी अंदर जाएगा और घी के कारण जब इसे उल्टी होगी तो ये मेरा सर भी कटवा सकता है। तो वो दवा चंडप्रदोत को देने के पहले ही वहां से निकलने की प्लानिंग कर लेते हैं और वो दवा जिस दिन दी जानी होती है चंडप्रदोत को, उसके एक दिन पहले चंडप्रदोत के पास आते हैं और चंडप्रदोत से कहते हैं कि भाई मुझे आपके उपचार के लिए कुछ औषधियों की आवश्यकता रहती है निरंतर, तो किसी भी समय मुझे वन में औषधि लेने के लिए जाना पड़ सकता है और मैं किसी भी समय, मतलब मेरा आने जाने का टाइम फिक्स नहीं है, तो आप अपने सैनिकों को ये आदेश दे दो कि मैं किसी भी समय जाऊं, किसी भी समय आऊं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, और नगर के किसी भी द्वार से जाऊं, किसी भी द्वार से आऊं, मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। चंडप्रदोत आदेश दे देते हैं। अगले दिन जीवक जो है चंडप्रदोत को वो काढ़ा पिलाते हैं, कषाय पिलाते हैं। चंडप्रदोत वो काढ़ा पीते हैं और जीवक तुरंत, चंडप्रदोत की एक हथनी रहती है, जो हथनी एक दिन में 50 कोस की दूरी तय कर सकती थी, तो उस हथनी पर बैठकर जीवक निकल जाते हैं। इधर जब घी का असर होना चालू होता है, दवा के साथ साथ घी का भी असर होता है और चंडप्रदोत जो है उल्टियां करना चालू करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि ये दवा के रूप में घी भी मुझे खिला दिया है इसने। तो फिर वो अपने एक सेनापति या सैनिक रहते हैं, काक जिनका नाम रहता है, वो एक दिन में 60 कोस दौड़ जा सकते थे 24 घंटे में, तो उसको चंडप्रदोत को जीवक को पकड़ने के लिए भेजते हैं। काक उनके पीछे जाता है और कौशाम्बी में जब जीवक भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन करते समय काक उन्हें पहुंच जाता है, पकड़ लेता है और कहता है कि महाराज चंडप्रदोत ने आपको बुलाया है। जीवक कहते हैं खाना तो खा लेने दो, ठीक है। तो जब काक चंडप्रदोत काक को भेजते हैं तो काक को सलाह देते हैं कि जीवक के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाना, क्योंकि वो एक मायावी वैद्य है, ठीक है, कुछ खा लोगे तो फिर हाथ से निकल जाएगा। तो वो खाना ऑफर करते हैं कि आप भी खाना खा लो काक, तो वो खाने से इनकार कर देता है। जीवक बहुत चतुर रहते हैं, वो अपनी नाक पे एक औषधि लगाए रहते हैं जिससे कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, तो वो आंवला खा रहे होते हैं और धीरे से वो औषधि आंवले पर लगा देते हैं। क्योंकि वो खुद भी उस आंवले को खा रहे होते हैं तो वो काक को ऑफर करते हैं। काक उस आंवले को डिनाई नहीं कर पाता कि भाई ये व्यक्ति खुद उस आंवले को खा रहा है तो इसे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे क्या होगा। वो आंवला खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और जीवक निकल जाता है। हालांकि चंडप्रदोत का रोग ठीक हो जाता है और बाद में चंडप्रदोत जो है वो जीवक को पुरस्कार, है ना, देने के लिए बुलाता है अवंती में, लेकिन जीवक आने से इनकार कर देता है। बाद में चंडप्रदोत क्या करते हैं, जीवक के लिए शिवी, जो मैंने आपको शिवी बताया था, शिवी जो महावस्तु जो पुस्तक है उसमें शिवी महाजनपद का उल्लेख है, तो शिवी वाले क्षेत्र में चीवर नामक वस्त्र बनता था, दुशाला बनती थी, वो बहुत प्रसिद्ध था, उच्चतम क्वालिटी का, उच्चतम गुणवत्ता। तो वो मंगवाता है और जीवक को मगध भेजता है पुरस्कार के रूप में। जीवक कहते हैं कि ये जो चीवर है ये चीवर के योग्य मैं नहीं हूं, इसके योग्य कौन है, तथागत है। तथागत का मतलब है भगवान बुद्ध। तो जीवक वो चीवर, वो दुशाला भगवान बुद्ध को दे देता है। और बाद में जब भगवान बुद्ध का निर्वाण हो जाता है, मतलब महापरिनिर्वाण होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सभी जो है ना, मतलब उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र रहे वहां के राजाओं को कुछ कुछ वस्तुएं दी जाती हैं जिनके ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं। तो अवंती को उनका आसन और वही चीवर दिया जाता है। जो चीवर चंडप्रदोत ने जीवक को दिया था और जीवक ने वो भगवान बुद्ध को भेंट किया था, तो वही चीवर और उनका आसन अवंती को मिलता है। फिर उसी चीवर और उसी आसन को
के ऊपर जो स्तूप बनता है वो स्तूप आज उज्जैन में वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है ना। वैश्य टेकरी पर जो स्तूप है, जो सम्राट अशोक की रानी जो है विदिशा की जो राजकुमारी थी, श्रेष्ठी की पुत्री थी श्रीदेवी, उन्होंने बनवाया था। तो वो उसी आसन और उसी चीवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये पूरी कहानी है राजवैद्य जीवक और चंडप्रद्योत की कि किस प्रकार उन्होंने उसका उपचार किया। अब इस पूरी कहानी का आपके टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, आपके लिए पॉइंट सिर्फ इतना है क्योंकि ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ना, कि चंडप्रद्योत के उपचार के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, पुराणों के अनुसार जो प्रद्योत है, चंडप्रद्योत है, उसने लगभग 23 वर्षों तक अवंती पर शासन किया। ओवरऑल 138 वर्ष तक प्रद्योत वंश ने शासन किया, लेकिन चंडप्रद्योत ने 23 वर्षों तक अवंती पर शासन किया, और हमारे लिए चंडप्रद्योत ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब अवंती का जो चंडप्रद्योत है, इससे संबंधित एक और व्यक्ति है, उससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, वो है चंडप्रद्योत। और चूंकि इस समय भगवान बुद्ध का समय था, तो चंडप्रद्योत भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था, और ये बाद में बौद्ध धर्म का उपासक हो जाता है। तो इसे बौद्ध धर्म का उपासक बनाया किसने, तो वो एक नाम आता है महाकात्यायन या महाकच्चायन, इन्हें कहा जाता है। अब ये महाकात्यायन या महाकच्चायन कौन है, तो ये चंडप्रद्योत के राज पुरोहित हैं, और ये बौद्ध आचार्य बन जाते हैं बाद में। ठीक है, जो राज परिवार होते थे तो उनके राज पुरोहित होते थे, कुलगुरु होते थे। तो इसी प्रकार महाकच्चायन जो प्रद्योत वंश के राज पुरोहित थे, उन्हीं के पुत्र थे। बाद में ये भी चंडप्रद्योत वंश के, चंडप्रद्योत के समय में क्या बनते हैं, राज पुरोहित बनते हैं। अब जब चंडप्रद्योत बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित होता है, तो वो भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता था। तो भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता था, तो इसके लिए वो क्या करता है, महाकच्चायन जो है, इनके मतलब इनके नेतृत्व में 8 लोगों का एक दल भगवान बुद्ध के वहां पर भेजता है। भगवान बुद्ध यहाँ प्रवचन कर रहे होते हैं, और वहां जाकर के ये वहां भगवान बुद्ध के उपदेश आदि सुनना प्रारंभ करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध से कुछ वार्ता परिचर्चा करें उससे पहले ही ये सब भगवान बुद्ध के प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब जो भगवान बुद्ध हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और ये भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये गए तो थे चंडप्रद्योत का संदेश लेकर के, ठीक है, आग्रह करने कि आप अवंती में आइए, है ना, लेकिन निमंत्रण देने ये खुद भगवान बुद्ध से प्रभावित हो जाते हैं, और बौद्ध धर्म बाद में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। महाकच्चायन जो है ये बाद में बौद्ध आचार्य बन जाते हैं। ठीक है, अब ये बाद में जब अवंती आते हैं, तो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और यही महाकच्चायन चंडप्रद्योत को बाद में बौद्ध उपासक या बौद्ध धर्म में जो है प्रवर्तित करा देते हैं। तो महाकात्यायन या महाकच्चायन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंडप्रद्योत को क्या बनाया, बौद्ध उपासक बनाया, या बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या किया, इसको उनको परिवर्तित किया। क्लियर है, क्योंकि वो तो चंडी के उपासक थे, देवी के उपासक थे, वैदिक धर्म को मानते थे। तो महाकच्चायन के माध्यम से चंडप्रद्योत का बौद्ध धर्म में क्या होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म का उपासक उन्हें बनाया जाता है। ये जो महाकच्चायन है ये किस लिए और जाने जाते हैं, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा की स्थापना की थी, और इसी थेरवाद शाखा के स्वरूप को निर्धारित करने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और देखें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है महाकच्चायन। ये सीधे सीधे 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि किसने चंडप्रद्योत को बौद्ध धर्म में जो है वो परिवर्तित किया, या बौद्ध धर्म का उपासक बनाया, वो है महाकच्चायन। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपको। इसके बाद चंडप्रद्योत की एक रानी थी, गोपाल माता, है ना। इनकी भी एक कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कहानियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना। गोपाल माता की कहानी भी कुछ इस तरीके से है कि जब ये महाकच्चायन वहां से लौटते हैं भगवान बुद्ध के यहाँ से, और अवंती आते हैं, क्योंकि ये बौद्ध बन जाते हैं, तो अवंती वाले फिर इनको भिक्षा वगैरह नहीं देते, ये भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा वगैरह कुछ नहीं देते, भूखे रहते हैं। तो वहां पर एक बच्ची रहती थी, शूद्र वर्ण से आती थी, है ना। तो वो जो बच्ची थी, वो बच्ची के बाल बहुत लंबे थे, सुंदर थे। तो नगर की एक सेठ रहती है, सेठ की लड़की रहती है, वो उसके बालों से ईर्ष्या करती थी, तो इसलिए वो उसे लालच देती है कि अपने बाल मुझे बेच दे, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी। तो वो बच्ची नहीं बेचती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि महाकच्चायन कहाँ अवंती में आए हैं और कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं दे रहा है, वो भूखे हैं, तब फिर वो अपने बाल स्वयं काटती है और उसको बेचती है,
और जो पैसा मिलता है उस पैसे से फिर महाकात्यायन और उनके साथ जो बौद्ध भिक्षुक आए हुए होते हैं उनको भोजन कराती है। जब ये बात चंड प्रद्योत को पता चलती है तो चंड प्रद्योत उससे विवाह करते हैं। तो वही जो महिला है, वही जो बच्ची है, वो उनकी महिषी रानी बनती है प्रद्योत की, और बाद में गोपाल माता, क्योंकि ये भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाएंगी, ये थेरी बन जाती है ना, तो गोपाल माता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। यही गोपाल माता जो महाकात्यायन है, महाकात्यायन या महाकात्यायन है, उनके लिए कांचन वन विहार, जो बौद्ध विहार होता है ना, तो कांचन एक वन है, जंगल है, कांचन वन विहार में एक क्या बनवाती हैं, बौद्ध विहार का निर्माण करवाती हैं। किसके लिए? आचार्य महाकात्यायन के लिए। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो चंड प्रद्योत से और अवंती के प्रद्योत वंश से संबंधित हैं। यदि आपका क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनेगी तो इनके इस पूरे फैक्ट के अंतर्गत ही बनेगी, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा महाजनपद है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की बात करें तो ये बहुत छोटा है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट हमें नहीं मिलते, ठीक है। चेदी महाजनपद की बात करें तो सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी सोर्स जो है हमारा, लिटरेरी एविडेंस है, वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में से चैद्य, चैद्य का मतलब होता है चेदी का राजा, है ना। चैद्य, चेदी का राजा कौन था? कशु। तो चेदी के राजा, चैद्य राजा या चेदी के राजा कशु नामक राजा द्वारा ब्रह्मा तिथि को दान देने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख चेदी का कहाँ मिलता है? तो चेदी का उल्लेख मिलता है हमको ऋग्वेद में। इसके बाद इसका नामकरण चेदी क्यों नाम पड़ा? तो चेदी नाम पड़ा चेती या चेतीय नाम धारण करने वाले राजाओं द्वारा शासन करने के कारण। चेदी जो नाम है, ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर चेती या चेतीय नामक जो राजा थे, जिनके नाम के साथ चेती या चेतीय जुड़ा रहता था, उनके द्वारा शासन किया गया, इसीलिए संपूर्ण क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? चेदी पड़ गया। और ये उल्लेख मिलता है हमको सुत्त निपात में। सुत्त निपात की एक अट्ठ कथा है, उसमें ये हमें उल्लेखित मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसका भौगोलिक विस्तार, तो वर्तमान मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है आपका, मतलब मध्य प्रदेश का जो यूपी से लगा हुआ जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड से, वो वाला पार्ट कहलाता है। मेनली यमुना के दक्षिण में जो स्थित पूरा क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र, वो चेदी कहलाता था, ठीक है। द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश साउथ ऑफ द यमुना रिवर। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी वो सोत्तीवती थी। ये तो हम लोगों ने कल भी देखा था, सोत्तीवती या इसे शुक्तिमती भी कहा जाता है। शुक्तिमती जो है ये वर्तमान केन नदी, जो केन नदी आपकी पन्ना से होकर के जाती है, उसी केन नदी की बात हो रही है। इसी केन नदी का प्राचीन नाम शुक्तिमती है। तो इसी केन नदी का जो संपूर्ण घाटी क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो केन नदी शुक्तिमती या सोत्तीवती शुक्तिमती केन नदी के तट पर स्थित थी इसकी राजधानी। अब शुक्तिमती जो केन का उद्गम स्थल है, ये भी एक फैक्ट है। हालांकि पन्ना से आप पढ़ते हो, केन नदी जो है वो पन्ना जो नेशनल पार्क है वहां से उसका उद्गम होता है, लेकिन एक फैक्ट हिंदी ग्रंथ अकेडमी में भी दिया हुआ है उसको उद्गम को लेकर के, केन नदी का उद्गम ममार ग्राम से होता है। ममार ग्राम जो है वो जबलपुर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। मतलब पन्ना और जबलपुर जो जिले हैं, मतलब जबलपुर जो जिला है, जबलपुर जिले की उत्तरी सीमा से इसका उद्गम होता है, ममार ग्राम नामक क्षेत्र से, और बाद में फिर ये वहां से निकलकर पन्ना जिले में प्रवेश करती है। तो ममार ग्राम से एक पतली धारा के रूप में निकलती है और फिर पन्ना में ये प्रवेश करती है। तो ये गजेटियर ऑफ जो मध्य प्रदेश है, जबलपुर गजेटियर मध्य प्रदेश शासन, उसमें ये उल्लिखित किया गया है और यही हिंदी ग्रंथ अकेडमी में भी दिया गया है। खैर देख लेना, वैसे आप लोग पढ़ते हो पन्ना से निकलती है केन नदी। तो इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? की फैक्ट्स में आप देखोगे महाभारत काल में यहाँ एक राजा थे शिशुपाल, है ना। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, ये सब आपने पढ़ा होगा। और श्री कृष्ण भगवान शिशुपाल को क्या करते हैं? वरदान देते हैं। मतलब कहते हैं कि भाई ये गाली बहुत देता था, कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करता था, गालियां देता था। तो उसे कहते हैं कि 100 गाली तक माफ करूंगा, क्योंकि शायद उनकी बुआ के लड़के थे, किसके लड़के थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो कहते हैं कि 100 गाली तक माफ करूंगा, उसके बाद माफ नहीं करूंगा। फिर आप सभी ने वो देखा होगा श्री कृष्ण नाटक में या महाभारत सीरियल में कि ये गाली देना बंद नहीं करते, ध्यान नहीं रहता इनको, और गालियां 100 के पार हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इनकी गालियां शायद 99-95 हो जाती हैं, तब इन्हें चेताते भी हैं कि 100 होने वाली हैं, रुक जाओ। लेकिन ये नहीं मानते, ये वही शिशुपाल है। फिर उनका सुदर्शन चक्र इनका सर काट देता है। तो ये महाभारत काल में शिशुपाल चेदी के राजा थे, जिसका वध किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। चेदी को मगध में किसने मिलाया? तो नंद वंश के शासक थे महापदम नंद।
ठीक है। नंदवंश का जो राजा था मौर्य काल के पहले जो नंदवंश रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, धनानंद की हत्या करते हैं, धनानंद नंदवंश का ही राजा था, तो उसी नंदवंश की बात हो रही है। तो उसी नंदवंश से रिलेटेड शासक है महापद्म नंद, इन्होंने चेदी को मगध में विलीन किया था। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये था आज महाजनपद काल मध्य प्रदेश में। इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, जितने फैक्ट हैं ये पीपीटी स्लाइड आपको मिल जाएगी है ना, आपके एप्लीकेशन पे भी और ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक से फैक्ट है, उन फैक्ट्स को 2-4 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन अगर बहुत टफ भी पूछेगा और बहुत आसान पूछेगा तो दोनों तरीके की प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, दोनों ही तरीके के प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत आसान पूछेगा तब भी, बहुत कठिन पूछेगा तब भी। ठीक है, चलिए, तो आज ये आपकी यूट्यूब पर ये क्लास आपको उपलब्ध होगी, लेकिन कल से फिर क्लासेस आपकी केवल एप्लीकेशन पर रहेंगी। ठीक, जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये क्लासेस आप ज्वाइन करना, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जा ही सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, वहाँ पर बाकी की क्लासेस भी देख सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है, ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है आपका। यूट्यूब के लिए ऐसे स्कैन करें, इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ठीक है, आई होप आज की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट हो तो आप एक बार पूछ लो, अदरवाइज हम लोग क्लास के लिए ख़त्म करते हैं, है ना। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं कल सेम टाइम पर सेम क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।